नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में शादी के एक हफ्ते बाद ही 10 लाख की संपत्ति लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, खोज में जुटी पुलिस। लकड़ी लाने गई 4 नाबालिग लड़कियां एक साथ गायब, अपहरण की आशंका। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव की गिनती शुरू, 18 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आएगा कल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही लुटेरी दुल्हन अपने ससुराल से ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गई है। अब पीड़ित पति ने मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही लुटेरी दुल्हन और उसके प्रेमी की खोज में जुट गई है। दरअसल काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर के रहने वाले राहुल कुमार की शादी बीते 25 नवंबर को वैशाली जिले के चढ़ुआ की रहने वाली कल्पना कुमारी के साथ हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। 5 दिसंबर को नवविवाहिता कल्पना कुमारी अपने ससुराल से अचानक ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार नवविवाहिता करीब 8 लाख के गहने और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुई है। गायब होने के बाद पति ने कल्पना की काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसी क्रम में जानकारी मिली कि कल्पना कुमारी का वैशाली जिले के राजा पाकर गांव के रहने वाले एक युवक से अफेयर चल रहा था। उसी के साथ वह फरार हो गई है। इसके बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई। राहुल कुमार के घर में नई बहू के आने की खुशी थी, लेकिन यह खुशी उस वक्त चूर चूर हो गई जब शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही नई बहू ने अपने पति के सारे सपनों को तोड़ अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामले में काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस नवविवाहिता और उसके प्रेमी की तलाश में जुट गई है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक शादी हुई 25 नवंबर 2024 को। कल्पना कुमारी जो कि वैशाली जिला की रहने वाली है, वो दुल्हन के रूप में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में लड़की के साथ विवाह उस घर में आई। और कुछ दिनों बाद ही 2 दिन पहले की घटना है कि उनके ससुराल वालों द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई कि हमारी ऐसे ऐसे बहू है, वो कुछ गहने और कुछ कैश लेके फरार हुई है। आगे अनुसंधान में सामने आया कि वो किसी लड़के से बात करती थी और अपनी चचिया सास के फ़ोन से उन्होंने फ़ोन किया है उस लड़के को, और उनके साथ ही वो फरार हुई है। उनका पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अभी हम लोग उसमें अग्रतर कार्रवाई करें। हमने कांड संख्या 112/24 काजी मोहम्मदपुर थाना में दर्ज कर लिया है। एक्यूज लड़की वैशाली की है और जहाँ तक हम पहचान पाए हैं उसके जो प्रेमी है, पूर्व प्रेमी है, वो भी वैशाली जिले की हैं। आगे इसमें हम सीडीआर वगैरह और उसके जो उनका अपना क्षेत्र है, गृह जिला है और जो गांव है, वहाँ से हम पूछताछ करके आगे बढ़ रहे हैं कि दोनों लोग कहाँ पर हैं। हम उनको बरामद करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। गहना वगैरह भी लेकर? हाँ, इन परिवारजनों की शिकायत है कि जो शादी में जो गहने थे वो लेके फरार हुए साथ में। मुजफ्फरपुर के एक गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक साथ 4 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई हैं। परिजनों के अनुसार चारों लड़कियां खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल की तरफ गई थी, लेकिन देर रात तक चारों लड़कियां वापस नहीं लौटी। मामले की जानकारी के बाद गांव के लोगों ने पुलिस से चारों नाबालिगों को सुरक्षित बरामद करने की अपील की है। पूरा मामला सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। नाबालिग लड़कियों के इस तरह अचानक गायब होने से गांव में तरह तरह की चर्चा हो रही है। ग्रामीण आशंका जता रहे हैं कि नाबालिगों को संभवतः किडनैप कर लिया गया है।
गांव के लोगों ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि एक साथ 4 नाबालिग लड़कियां घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल गई थीं। देर रात जब चारों लड़कियां वापस नहीं लौटीं तो परिजन उनकी खोजबीन करने लगे। रिश्तेदारों और उनकी सहेलियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अंत में परिजन पुलिस के पास पहुंचे और नाबालिग लड़कियों के गायब होने की सूचना दी। घटना को ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि 4 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। लड़कियों की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो बिहार, यूपी समेत कई जगहों पर लड़की की तलाश में जुटी है। क्या मामला है? हाँ, ये मामला है सकरा थाना अंतर्गत सकरा वाजिद गांव का मामला है। और ये चारों जो लड़कियां आपस में एक दूसरे की मित्र थीं, एक दूसरे की सहेली थीं। तो हम लोग इस पर आवश्यक छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। ये पता चला है कि ढोली स्टेशन से ये लोग कहीं बाहर एक साथ चली गई हैं। तो किस कारण से गई हैं, क्या कर रही हैं, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से लगे हुए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बरामदगी यथाशीघ्र हो सके। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या लग रहा है कि इनके जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये तो पूरा अनुसंधान करके ही बताया जाएगा। ये हो सकता है कुछ दिन पहले हथौड़ी से भी 3 लड़कियां जा रही थी, जिनको हम लोग मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे हम लोग उनको डिटेन किए थे। तो वो उससे ये पता चला कि वो लोग किसी फैक्ट्री में काम करने जा रही थी। तो कुछ भी हो सकता है, अनुसंधान के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ये क्यों और कहाँ जा रही थी। टीम वगैरह बनाई गई थी? बिल्कुल, इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के ही निर्देशन में, मेरे अनुश्रवण में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें कि उस टीम में कुछ आरपीएफ के भी लोग हैं, जीआरपी के भी लोग हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर झारखंड के छात्र छात्राओं को एमबीबीएस में एडमिशन करवाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर को झारखंड पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस के सहयोग से रविवार की रात में शहर से दबोचा। सदर थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में रहने वाले शातिर निशांत सिंह के खिलाफ झारखंड के युवक प्रकाश झा ने रांची जिले के जगन्नाथपुर थाने 9 मई 2024 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद देर रात को झारखंड पुलिस ने सदर थाना के सहयोग से आरोपी को गोबरसही चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित निशांत सिंह के खिलाफ में झारखंड के रांची जिले में उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के नाम पर 18 लाख रुपए लिया, लेकिन एडमिशन नहीं किया, जिसके बाद लगातार पीड़ित इसको लेकर के अपने पैसे को वापस करने की मांग कर रहे थे। वहीं 2018 से मुजफ्फरपुर में AMNS इलेक्ट्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोलकर ठगी कर रहा था। सदर थानेदार अश्मित कुमार ने बताया कि मेडिकल में एडमिशन करवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। उसके खिलाफ में रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज है। रांची डिस्ट्रिक्ट से जगन्नाथपुर थाना की पुलिस टीम आई थी। उनका एक केस था 209/24, धोखाधड़ी का केस था। उसमें एक अभियुक्त था जो सदर थाना अंतर्गत था, निशांत कुमार। उसके गिरफ्तारी में सहयोग की मांग की, जिसका लोक में गश्ती गाड़ी टीम उनको साथ सुपुर्द दिया गया और जिसके सहयोग से उनके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। क्या था सर पूरा मामला? सर पूरा मामला तो नहीं, बात धोखाधड़ी का केस था। कोई किसी को मेडिकल में एडमिशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया था, उसी का केस था। कितने लाख का सब कुछ ऐसे औसत तो कुछ हमें डिटेल बताया नहीं है। कहाँ से पकड़ा गया? इसको गोबरसही से पकड़ा गया, उसको घर से। सर भागने की क्रम में पकड़ा गया, भागने में हाँ, उसके घर की घेराबंदी करके छापामारी किया, भागने की कोशिश किया, लेकिन टीम काफी सतर्क थी और उसको पकड़ ली। एक लड़की पर गंदी नजर रखना युवक को महंगा पड़ गया। लड़की के भाई ने ऐसा खतरनाक कदम उठाया जिसके बाद उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा गांव में एक युवक की हत्या कर शव फेंक देने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 4 बदमाशों को मृतक युवक की मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के विरोध में प्रेमिका के भाई ने युवक की हत्या की साजिश अपने दोस्तों के साथ मिलकर रचाई थी। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा गांव में 3 दिसंबर को एक युवक की हत्या कर शव फेंक दिया गया है।
जिसकी पहचान रुन्नी सैदपुर के नीरज कुमार के रूप में हुई है। मामले की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड का उद्भेदन करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी बिट्टू कुमार की बहन से मृतक का प्रेम प्रसंग था। शराब पीने के दौरान गुड्डू कुमार की बहन के बारे में अश्लील बातें अन्य दोस्तों के समक्ष करना, जिसको लेकर पूर्व में दोनों के बीच हल्का फुल्का झगड़ा भी हुआ था। इसी प्रतिशोध में एक साजिश के तहत गुड्डू कुमार के द्वारा नीरज कुमार को बुलाकर अपने दोस्तों के सहयोग से गला दबाकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने की नीयत से बेनीपुर बांध के नीचे शव को फेंक दिया गया। अनुसंधान के क्रम में मृतक नीरज कुमार का मोबाइल गुड्डू कुमार के घर से बरामद किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ये मामला है औराई थाना अंतर्गत का ये मामला है। 3/12/24 को एक महेशवाड़ा जगह पर, जो कि औराई थाना अंतर्गत ही है, यहाँ पर एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी पाया गया और पहचान नहीं हो पा रही थी। इस बीच फिर वरीय पुलिस ऑफिसर जो हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, उनको ये सूचना गई उनके निर्देशन पर और मेरे अनुश्रवण में, और शहरयार जी थे और अन्य ये परीक्षामान डीएसपी हैं जो औराई थाना अध्यक्ष भी हैं, इनके नेतृत्व में एक दल गया जिसमें कि रोशन मिश्रा थे और सिपाही उत्तम कुमार, सिपाही रिंकू और सिपाही चंदन, ये सारे लोग मिल करके और इन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और परीक्षामान पुलिस अधीक्षक द्वारा इस तरह का कार्य किया जाना और इस तरह का उच्च की गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करके सबको लाना और एकदम बिल्कुल ही सही, काफ़ी सब साक्ष्य के साथ, कोई भी बनावटीपन नहीं है, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और इसमें ये कहानी इस तरह से है कि 2/12/24 को रात में 7 से 8 के बीच एक यहाँ जगह है आपको बेनीपुर बांध के पास, ये इसको जो मृतक है ये मोबाइल दुकान में मरम्मत वाला कार्य करता था। तो मृतक के सबसे पहले तो मृतक के जो पिता भिखारी साहब जो सोनपुरवा के रहने वाले हैं, रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत, तो उन्होंने आकर पहचान की और जब पहचान हो गई तो हम लोगों का आधा कार्य तो ऐसे ही सफल हो गया। और उसके बाद भिखारी साहब जी के ही, जो कि मृतक के पिता हैं, उन्हीं के बयान पर और ये FIR दर्ज किया गया 255/24 5/12/24 को ये दर्ज किया गया और इसके बाद से अनुसंधान शुरू हुआ। अनुसंधान में ये पता चला है कि 2/12/24 को रात्रि 7-8 बजे के बीच ही बेनीपुर बांध के पास इन्होंने मृतक की हत्या की और मृतक की हत्या करने में 4 लोग शामिल हैं, जिसमें कि गुड्डू कुमार, राजेश कुमार, दोनों सोनपुरवा थाना रुन्नी सैदपुर, और एक ये प्रमोद कुमार और गोविंद माझी, ये दोनों सोनवा छोरी जो कि रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत ही हैं। ये चारों मिल के ही गला दबाकर उसकी हत्या किए। ये लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे, एक मोटरसाइकिल पे राजेश और गोविंद, एक पर प्रमोद और गोविंद आए सोनवा छोरी से, और एक पर मृतक था, उसके साथ गुड्डू था और राजेश कुमार था। तो 2 मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ और जो मृतक का मोबाइल था वो गुड्डू के घर से मिला है। तो बिल्कुल ही उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ये पता चला कि गुड्डू कुमार की बहन से मृतक का कहा जा सकता है कि प्रेम प्रसंग था या अवैध संबंध था, जो कभी ये गुड्डू जो मृतक है वो गुड्डू की बहन के बारे में कुछ अपशब्द दोस्तों के बीच कहता था, जो कि जैसे तैसे गुड्डू को पता चला। और ये जितने भी अपराधी हैं सब 20 से 22 के बीच वाले हैं, 18, 20, 22 ऐसे ही हैं। तो गुड्डू ने सबसे पहले, जो अब उसी के गांव का था राजेश, उसको उसने फ़ोन करके बुलाया और बुला करके एक, और दूसरे तरफ प्रमोद को फ़ोन किया। तो एक मोटरसाइकिल पे प्रमोद और गोविंद माझी सोनवा चोरी गांव से आए और ये लोग बेनीपुर बांध के पास इसको पहले मार दिए और वहाँ से महेशवाड़ा, जो कि वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है बेनीपुर बांध से, वहाँ पर मोटरसाइकिल पर आगे गुड्डू
बीच में मृतक और पीछे राजेश, ये बैठ करके, और बाकी जो दो प्रमोद और गोविंद थे ये लोग आगे बढ़े। अभी हमने कि पूरी तरह से हम लोगों ने इसका साक्ष्य इकट्ठा किया है और जहाँ तहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी लिया, जिसके आधार पर पूर्णतः ये बिल्कुल ही उच्च गुणवत्तापूर्ण ये अनुसंधान है, जिसमें कि परीक्षामान डीएसपी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। क्या ये गुड्डू जो है कहीं से अपराधी हायर भी किया था या अपने सहयोगी को बुलाया था? नहीं, बिल्कुल ये सहयोगी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। किस चीज से हत्या की गई है? गला दबाकर हत्या की गई, जो कि उन्होंने स्वीकार भी किया है। मृतक का मोबाइल वगैरह भी रिकवर? मृतक का मोबाइल बरामद हुआ, गुड्डू के ही घर से बरामद हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग कहाँ छुप के रह रहे थे? ये लोग अपने अपने घर में चले गए थे। और इसके अलावा और भी बताना चाहेंगे कि सबका मोबाइल जो जब्त किया गया, जो गिरफ्तार हुए, जो आप लोगों के द्वारा जो प्रसारित किया जा रहा था कि अज्ञात डेड बॉडी महेशवाड़ा से प्राप्त हुआ, तो वो एक दूसरे पर भेज रहे थे और उसमें सबका साक्ष्य है कि गुड्डू ने राजेश को भेजा, राजेश ने प्रमोद को भेजा, प्रमोद ने गोविंद माझी को भेजा। तो ये भी एक साक्ष्य बना है जिसके आधार पर हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है। फिर सीसीटीवी कैमरा भी इसका ज्वलंत उदाहरण है। वो वो बोलता है वो चित्र कि ये लोग जा रहे हैं अपराधी इतिहास बीच में रखे हुए। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये मोबाइल दुकान पे कार्य करता था मृतक। और बिहार विधान परिषद की स्नातक सीट तिरहुत पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इस सीट पर 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। 18 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। वोटों की गिनती मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज परिसर में हो रही है। मतगणना के लिए 20 टेबल बनाए गए हैं। साथ ही मतगणना केंद्र पर बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि तिरहुत सीट पर उपचुनाव बीते 5 दिसंबर को संपन्न हुआ था। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वैशाली में 49.62, सीतामढ़ी में 49.45, शिवहर में 55.55 और मुजफ्फरपुर में 41.57% वोटिंग हुई थी। कुल मिलाकर टोटल 48.38% वोटिंग हुई है। तिरहुत सीट पर NDA से जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं RJD ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार JDU और RJD के बीच कड़ी मुकाबला माना जा रहा है। जन स्वराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बता दें, पूर्व MLC रहे राजकुमार सिंह के बेटे डॉक्टर विनायक गौतम प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से चुनावी मैदान में है। LJP रामविलास से इस्तीफा देकर राकेश रोशन भी मैदान में उतरे थे। इस सीट पर कुल 18 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मंगलवार को होना है। दरअसल जदयू के MLC देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तिरहुत सीट खाली हो गई थी। इसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है। पिछले 2 दशक से इस सीट पर जदयू का ही कब्जा रहा है। इस सीट पर वोटों की गिनती प्रत्याशियों की मिली वरीयता के आधार पर की जाएगी। वोटरों ने हर प्रत्याशी को उनके नाम के सामने वरीयता क्रम में वोट दिया है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और लोकतंत्र के महापर्व ने सब लोगों ने जमकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और आज रिजल्ट का दिन है। चलिए, रिजल्ट अच्छा हो इसकी उम्मीद में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या लगता है, लगातार आप लोग का गढ़ रहा है और एकदम आगे भी रहेगा, निश्चिंत रहिए, निश्चित लेकर आश्वस्त है? एकदम आश्वस्त। दावेदारी तो कर रहे हैं कई लोग कि हम जीतेंगे। आपको क्या लगता है, कोई उम्मीदवार दावा करते हैं कि हम हारेंगे? सबको करने दीजिए, नतीजा तो एक के ही पक्ष में आएगा और आएगा जरूर। बस जीत और हार तो काउंटिंग का रिजल्ट निकलने के बाद की चीज है। आसान्वित तो मुझे लगता है कि 100 वोट जिनको आ रहे होंगे वो भी आज के डेट में दावा ठोक रहे होंगे। बाकी जनता जाने और महादेव जाने। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसा पिछले कुछ दिनों के अंदर में जैसा समर्थन मुझे मिला है और मैंने जो अपना HOD और प्रोफेसरशिप मैंने रिजाइन करके इस प्रोफेसर में आ रहा हूँ। प्रोफेसर इन द सेंस कि ये मेरे लिए प्रोफेसर इसलिए नहीं कहा जाए, मतलब कि इस राजनीति में जो आ रहा हूँ तो मेरा कोई अपना पर्सनल उद्देश्य नहीं है।
मेरा उद्देश्य यही है कि समाज सेवा कर सकूं और उसी के लिए आ रहा हूँ। जनता मौका देगी तो करेंगे, नहीं देगी तो दुगुने जोश के साथ में फिर से लड़ाई की तैयारी करेंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी काउंटिंग की क्या स्थिति है? काउंटिंग अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 3 बजे तक में सारा जो वोट है वो 50 के बंडल में इकट्ठा हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है वो 3 बजे तक खत्म हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 3 से 3:30 बजे तक में ये काउंटिंग स्टार्ट होगा। और मुझे लगता है कि हर जो फेज होगा, हर जो एक काउंटिंग का फेज होगा वो 10,000 का हो रहा है। वो 20 टेबल है, 500 वोट जो है हर एक काउंटर पे काउंट होगा और अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा लगेगा। 9 बजे तक में रुझान आने की संभावना है। लड़ाई में क्या लग रहा है? लड़ाई त्रिकोणीय है। आज के डेट में देखा जाए तो लड़ाई त्रिकोणीय है। फर्स्ट प्रेफरेंस में कोटा +1 किन्हीं को नहीं आने वाला है। कोटा +1 यानी कि 35,000 +1 आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 76,000 वोट्स हैं, जिसमें से 5-6 हज़ार तो कम से कम डेफिनेटली इनवैलिड होंगे। 70,000 जो बचेंगे उस 70,000 में से अगर हाफ करेंगे तो 35,000 +1 चाहिए होगा। कोटा वोट इसी को कहते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता है कि किसी को आएगा। अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि ब्रजवासी जी जो है उनको अप्रोक्सीमेटली, चूंकि अकेले लड़े हैं, बहुत अच्छा लड़े हैं, शिक्षकों का बहुत अच्छा समर्थन मिला है, वो लगभग 8 से 10 हज़ार वोट उनको आएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। शिक्षकों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। शिक्षकों ने मुझ पर भी विश्वास जताया है, इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे, राजद, जदयू और जनसुराज का मैं कैंडिडेट, तो हम लोग को अप्रोक्सीमेटली 13,000 से 20,000 के बीच में ही हर कैंडिडेट्स को किन्हीं को 13 जाएगा, किन्हीं को 15-16 आएगा, किन्हीं को 18 से 20,000 आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर आएगा। जो तीसरे स्थान पे होंगे वो भी बाद में हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर फर्स्ट स्थान पे आ सकते हैं, क्योंकि जब तक फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर कोई 5,000 वोट से लीड नहीं ले, तब तक अगर 2,000 का लीड मिलता है किन्हीं को, तो वो हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस के समय में वो पीछे हट जाए। तो अभी बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि ब्रजवासी जी जो बगल से जा रहे हैं, साथी है, इन पे हम सब की उम्मीदें कायम हैं। शिक्षकों का नेता है, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। हम लोग भी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों आदमी लड़ रहे हैं। जो जिनको मौका मिले देखा जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अकेले लड़के, इन्होंने कोई पार्टी का सिंबल नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने लाया है। अगर अप्रोक्सीमेटली 8 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 से 10 हज़ार आना चाहिए मिनिमम। अगर जो आता है मान लीजिए, बाकी हो सकता है कि ज़्यादा भी आए, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उतना भी अकेले अपने दम पर बिना किसी संसाधन के ये आज के डेट में लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। उम्मीदों का सूरज उगेगा, संघर्ष का दीपक जलेगा और इनकलाब का मशाल जलेगा। कई लोग दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी हो रही है। चुनाव में कौन जीतेगा ये खुदा जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, घर घर में। और शिक्षकों का साथ मिला कि नहीं मिला, हम लोगों का साथ मिला? शिक्षकों ने 200% साथ दिया है। 200% इसलिए कि 100% खुद, और जो जितने शिक्षक थे कम से कम उतना और उन्होंने जोड़ा है। लेकर आश्वस्त है 200%। 22 साल से एक व्यक्ति विशेष का यहाँ पर था, लेकिन इस बार क्या लगता है किला ढहेगा? कभी इसके पहले जो भी प्रत्याशी आते थे वो सभी लोग चुनावी उम्मीदवार आते थे, चुनाव के समय में लोग आते थे और चुनावी व्यापारी लोग होते थे। इस बार असली प्रत्याशी आया है मैदान में। लोग संघर्ष को पसंद कर रहे हैं और लोग ढूंढ रहे थे कि कोई संघर्ष करने वाला कोई बेटा आए तिरहुत का, तो ऐसा एक उम्मीदवार मिल गया है समाज को, इसलिए इस बार लोगों ने जीत को लेकर आरम्भ हो गया है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और पूरे सुरक्षा के साथ काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भी आ रहे हैं, उनको किस तरीके से यहाँ? हाँ है, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार है। जो भी काउंटिंग के लिए एजेंट आ रहे हैं उनको उनका जगह है वहाँ पे वो जा रहे हैं। प्रत्याशी हैं वो भी उपलब्ध हैं, वो भी देख रहे हैं कि काउंटिंग किस तरह से चल रही है, किसी के तरह क्या इशू तो नहीं है। तो सभी की नज़र उस पे है, सीसीटीवी से भी नज़र रखी जा रही है ताकि कहीं भी किसी तरह का कोई समस्या आए तो उसका निदान किया जा सके। अनऑथराइज्ड लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई? हाँ बिल्कुल, जो MIT का मेन गेट है वहाँ से बगैर ID कार्ड के किसी की एंट्री नहीं की जा रही है और जो भी जिनको भी आई कार्ड उपलब्ध कराया गया है वही अंदर आकर के इसमें भाग ले रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालकर इस्कॉन के स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को बिना शर्त रिहा करवाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने
भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश सरकार को हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेह बनाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को हिंदू जन जागृति समिति के तत्वावधान में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, अधिवक्ता ललन कुमार झा, अधिवक्ता संजय कुमार, अधिवक्ता जितेंद्र सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। इस समिति के तत्वावधान में एक प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी से मिला है और उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एक हम लोगों ने बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उसके मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और जान माल को क्षति पहुंचाया जा रहा है, ये जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ़ में हम लोगों ने 4 सूत्री एक मांग पत्र दिया है। उसमें हम लोगों ने पहली मांग की है कि स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी जो इस्कॉन के संत हैं, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके और उनको जेल के अंदर यातनाएं दी जा रही है, उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाया जाए। दूसरा है कि हिंदू अल्पसंख्यक जो वहाँ हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग करे भारत के जो मित्र देश हैं उनके साथ मिलकर, और संयुक्त राष्ट्र संघ पर ये दबाव डाले कि वहाँ जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसको रोका जाए और इसके अलावा वहाँ शांति सेना भेजकर वहाँ एक्शन करवाया जाए। तीसरा, हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए ही डायरेक्ट यूएन को भी अंतर्राष्ट्रीय यूएन को भी लिखा जाए कि वो भी अपने तय बांग्लादेश पर दबाव डाले। और चौथा है कि वहाँ दबाव डाला जाए अंतर्राष्ट्रीय समूह के द्वारा कि अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वहाँ की सरकार नीति बनाए। अगर देश के प्रधानमंत्री ने अविलंब इस पर कार्रवाई नहीं की, बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी मांगें हैं उसको पूरी नहीं की, तो पूरे देश में हम लोग हिंदू संगठन, सनातनी संगठन सड़क पर उतरेंगे। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, संयोजक हिंदू सनातनी समन्वय समिति मुजफ्फरपुर। 56 इंच सीने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। इस तरह की जो घटना है लगातार हिंदुओं के साथ हो रहा है। इस बार जो चुनाव में रिजल्ट आया उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना सिकुड़ कर 36 इंच का हो गया है। चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो या अन्य भी मामले जो हिंदू इशू के हैं, उन सारे इशुओं पर प्रधानमंत्री जिस पुरुषार्थ की अपेक्षा उनसे थी उस तरह का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी जो कमजोरी है, उनमें जो आत्मविश्वास की कमी आ गई है, इसको दर्शाता है। सोमवार को जिला कांग्रेस के द्वारा तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी के 78वें जन्मदिन पर केक काटकर जश्न मनाया गया। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि फोर्ब्स सूची में अनेकों बार विश्व की सबसे सशक्त महिला के रूप में अपनी जगह बनाने वाली सोनिया गांधी कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहीं। मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, कुणाल सहाय, आनंद कुमार मोहित, सविता श्रीवास्तव, मुजक्किर रहमान, गोपाल मिश्रा सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा, सीपीपी चेयरपर्सन, त्याग तपस्या की मूर्ति, सांसद राज्यसभा आदरणीय सोनिया गांधी जी की 78वीं जन्मदिन जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आज मनाई गई है। सोनिया गांधी जी अपने जीवन काल में जो दुख के घड़ी में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी के शहीद के बाद सोनिया जी को प्रधानमंत्री संसदीय दल के नेता चुने जाने पर वह साफ इनकार कर दी 1991 में कि हमको प्रधानमंत्री पद नहीं ग्रहण करना है, और वह चुपचाप बेलूप होकर अपने दोनों बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ वह एकदम गुमनाम जिंदगी जीने लगी। उसके बाद 98 में जब कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी
तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर वह 98 में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की बनी। मुल्क की है, इसलिए जो है उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने कहा कि आप नहीं बन सकती है, यह गलत है। मैं कहता हूं कि द टर्निंग पॉइंट जो कलाम साहब का जीवनी है, द टर्निंग पॉइंट किताब उन्होंने लिखा है, उसमें चर्चा है कि हम हतप्रभ रह गए जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री पद ठुकरा कर आदरणीय मनमोहन सिंह जी को जब वह बोली कि इनको जो है कि आप आमंत्रण पत्र दे, तो हम हतप्रभ रह गए। यह कलाम साहब के टर्निंग पॉइंट किताब जो उनका जीवनी है वो लिखा हुआ है। वैसे त्याग तपस्या की मूर्ति श्री सोनिया गांधी जी को, हम श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर 78वें जन्मदिन पर हम कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। वह जियो हजारों साल, स्वस्थ दीर्घायु रहें, महादेव की कृपा उन पर बनी रहे। आगामी 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 9 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का आयोजन मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित हो रहा है, जो दोपहर 1 बजे से संध्या 5 बजे तक चलेगा, जिसमें कथावाचक मानस कथा व्यास संत श्री मुरलीधर जी महाराज के द्वारा वाचन किया जाएगा। ये बातें सोमवार को सिकंदरपुर स्थित दादी धाम के प्रांगण में आयोजित प्रेस वार्ता में श्याम सुंदर भीमसेरिया ने पत्रकारों को बताई। साथ ही बताया कि 11 दिसंबर को श्री मुरलीधर जी महाराज का स्वागत नगर के मुख्य द्वार रामदयालु नगर के पास किया जाएगा और 12 तारीख को प्रातः 9 बजे बाबा गरीबनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो गरीब स्थान मंदिर से निकलकर सियागंज सुतापट्टी होते हुए मुजफ्फरपुर क्लब को पहुंचेगी, जहां कथा स्थल पर 1 बजे से श्री राम कथा के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष रमेश झुंझुनवाला, हजारीमल पुरुषोत्तम लाल, देवव्रत डिब्रूगढ़ निवासी आनंद केजरीवाल, श्रवण सर्राफ, रतन तुलसियान, प्रभात बंका, मीडिया प्रभारी आलोक केजरीवाल सहित कई लोग मौजूद थे। से 20 दिसंबर तक होनी है। इसका आयोजन का स्थल हम लोगों ने मुजफ्फरपुर क्लब रखा है और इस कथा में रानी सती मंदिर परिवार पूरे जोर शोर के साथ लग करके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगा हुआ है। इस कथा को हमारे डिब्रूगढ़ आसाम से आए हुए परिवार के सदस्य हजारीमल जी पुरुषोत्तम लाल जी देवड़ा के सौजन्य से यह कथा की जा रही है और यह कथा बहुत भव्य होगी, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। पूरी टीम हमारी जो मंदिर परिवार की है वो मंदिर परिसर से लेकर के मुजफ्फरपुर क्लब तक दिन रात एक करके संपूर्ण व्यवस्थाओं को करने का काम कर रही है। इस कथा का जो मुख्य आकर्षण जो 2-3 होगा वो ये होगा कि हम लोग कथा के पूर्व जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनके परिवार में हम लोगों ने एक रामायण की पुस्तक घर घर जाके हमारे मंदिर परिवार के सदस्यों ने पहुंचाई है। हम लोगों ने किसी अन्य माध्यम से न भेज करके स्वयं अपने परिवार के मंदिर परिवार के लोग घरों में जा जाके और वितरण का काम रामायण का किया है। दूसरा एक हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, ये प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे पुरुषोत्तम लाल जी देवड़ा से हम लोगों को प्राप्त हुई कि अमूमन में ये होता है कि कथा समाप्ति के बाद समाज का कुछ भोज प्रसाद वगैरह हम लोग करने का काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि अगर इस आयोजन को माने कथा प्रारंभ होने के पहले दिन अगर किया जाए तो उससे क्या होगा कि समाज के उतने लोग प्रतिदिन हमारे उस कथा से जुड़ सकेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने प्रसाद के साथ साथ समाज के गण्यमान्य लोगों को सम्मान देने का भी एक आयोजन हम लोगों ने 11 तारीख को तय किया है। दूसरा है कि 12 तारीख को जो कथा प्रारंभ होगी तो कथा प्रारंभ होने के पहले बाबा गरीबनाथ के मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकल के टावर होते हुए सूतापट्टी होते हुए बैंक रोड होते हुए कंपनी बाग में मुजफ्फरपुर क्लब तक वो शोभा यात्रा जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।